सो गाइज वेलकम टू अवर चैनल। एक बार दोबारा स्वागत है आपका काई क्लासेस में। दोस्तों हमने यहाँ पे जो क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है उसका हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसका जो एक पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसका सेकंड पार्ट पे चलने वाले हैं। दोस्तों मैं जल्दी से आपको रिवाइज करवा दूँ, हमने पढ़ा क्या था। हमने यहाँ पे इस फोटोग्राफ के बारे में काफ़ी अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। हमने देखा था कि ये एक जो स्टैचू बना हुआ है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का स्टैचू बना हुआ है यहाँ पे जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ये यहाँ पे दिखाने का मतलब ये था कि इनके एक हाथ में क्या पकड़ा हुआ है, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है। दूसरे हाथ में यहाँ पे हमने देखा था कि चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, एक बुक बनाई गई है कि किस तरीके से सोसाइटी को रहना है। यहाँ पे इस फोटो को बनाया गया था, फ्रेडरिक सोरो ने बनाया था, 1848 में बनाया गया था। बेसिकली फ्रेडरिक सोरो का ये यूटोपियन विजन था। ये सब मैंने फर्स्ट क्लास में पढ़ा दिया हुआ है आपको। यूटोपियन विजन एक ऐसा विजन होता है कि जो एक्चुअली में सोसाइटी जो एग्जिस्ट नहीं करती। इस वे में हमने इसमें यह भी देखा था कि यहाँ पे जो लास्ट में आप देख सकते हो, यहाँ पे जो चीज़ें तोड़ के रखी हुई हैं ये एब्सोल्यूटिस्ट है। मतलब यहाँ पे जो मोनार्की के जो रूल्स रेगुलेशन उन सबको यहाँ पे तोड़ के यहाँ पे रख दिया हुआ है। यहाँ पे हमने कुछ देखा था कि कुछ लाइंस में यहाँ पे जो लोग हैं वो भी खड़े रहते हैं। यहाँ पे इनके हाथों में, सबके हाथ में डिफरेंट कलर्स के जो है वो फ्लैग है। यहाँ पे कुछ लोग इसको क्रॉस कर चुके हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर चुके हैं। वो है यूएसए और स्विट्जरलैंड इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। बट यहाँ पे पीछे पीछे फ्रांस आ रहा है, जर्मनी आ रहा है, इटली आ रहा है और भी बहुत से जो नेशंस हैं वो यहाँ पे पीछे पीछे यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे हमने जर्मनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखी थी कि उस समय जर्मनी अभी इंडिपेंडेंट हुआ ही नहीं था जिस समय फ्रेडरिक सोरो ने ये फोटो को क्रिएट किया था। इस वे में हमने इस फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे कंप्लीट किया था। आज जो हम यहाँ पे सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं उस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि कैसे फ्रांस की रेवोल्यूशन हुआ और कैसे आइडिया ऑफ नेशन यहाँ पे क्रिएट हुआ। उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं कि एक नेशन क्या होता है। बेसिकली नेशन किसको बोलते हैं? नेशन एक ऐसा देश, ऐसी कंट्री जिसकी पर्टिकुलरली कुछ बाउंड्रीज बनी होती हैं, पर्टिकुलरली बाउंड्री बनी हो जिसकी, उसको बोलते हैं नेशन। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कहते हैं जो सबसे पहला बेसिकली जो नेशनलिज्म के लिए जो भावना उत्पन्न हुई वो बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन हो बोलते हैं हम, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही पूरी दुनिया में बेसिकली क्या देखा गया, नेशनलिज्म की भावनाएं देखी गई। और आपको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ? ये हुआ 14 जुलाई 1789 को हुआ। ये डेट्स याद रखना। हमें पता है कि जैसे आपने पहले पढ़ा भी है 9th क्लास में, अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरी जो पुरानी सीरीज है आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन ही स्टार्ट किया हुआ है 9th क्लास का। हमने ये चीज़ देखी थी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले, फ्रांस से पहले, मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पे, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से पहले वाला जो टाइम था उसको हम ओल्ड रेजिम बोलते हैं। ओल्ड रेजिम, तो हम ऐसा वर्ड यूज़ करेंगे कि ओल्ड रेजिम में ये था और न्यू रेजिम में ये हो गया। हम बात कर रहे हैं कि ओल्ड रेजिम मतलब 1789 से पहले ये जो फ्रांस था बेसिकली ये मोनार्क के अंडर काम किया करता था। अब यहाँ का जो मोनार्क था वो कौन था? उसका नाम था लुईस 16। उस मोनार्क का नाम था लुई 16। तो लुई 16 यहाँ पे जो था वो रूल किया करता था। यहाँ की जो पॉलिटिकल, यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो चेंजेस थी उसी वजह से क्या हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या कर दिया कि सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू द बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स, कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो चेंजेस लोगों ने लाई, यहाँ पे जो पॉलिटिकल सिस्टम क्यों हुआ, यहाँ पे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उससे ये चीज़ देखी गई कि जो ये सॉवरेनिटी थी, सॉवरेनिटी का मतलब क्या हुआ, ये जो प्रिविलेजेस जो सब दी जाती थी ये मोनार्की से हटके अब कहाँ चली गई है, फ्रेंच के सिटीजन्स के पास चली गई हैं। यहाँ पे जो रेवोल्यूशन हो रहा है फ्रांस के अंदर, यहाँ पे जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो नेशन बन रहा है यहाँ पे हम ही डिसाइड करेंगे कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए और हम ही डिसाइड करेंगे इस फ्रांस की डेस्टिनी क्या होगी, किस्मत क्या देखनी है हमें फ्रांस की। ये सब आम जनता डिसाइड कर रही है। अगर मैं आपको यहाँ पे जल्दी से एक चीज़ क्लियर करवा दूँ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का बैकग्राउंड क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ क्यों। आपको पता है जैसे ही लुईस 16 करके जो किंग बना, जब ये किंग बना था, ये बेसिकली किंग बना 1774 में किंग बना। जैसे 1774 में किंग बना, इसने देखा भाई यूएसए के अंदर कुछ फाइट्स चल रही हैं, अमेरिका के अंदर। वो फाइट क्यों चल रही है? क्योंकि वहाँ पे जो 13 स्टेट्स थी, 13 स्टेट्स आपस में लड़ रही हैं। किसके लिए? ब्रिटेन के लिए, ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रही हैं। वहाँ पे 13 स्टेट एक तरफ है और ब्रिटिश एक तरफ है। यहाँ से लुई 16 फ्रांस का बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव है, फ्रांस का किंग है। तो फ्रांस का भी एक एनिमी है जो कि है ब्रिटेन। तो लुई 16 ने देखा हमारा जो एनिमी वो भी ब्रिटेन है और यहाँ पे इनका जो यूएसए का उसका एनिमी भी ब्रिटेन है। तो लुई 16 ने कहीं ना कहीं 13 स्टेट्स की जो थी हेल्प करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे।
जब ये इनकी हेल्प करेगा, ये सिर्फ एक वे में पॉलिटिकली हेल्प नहीं करेगा बल्कि इकोनॉमिकली भी बहुत हेल्प करेगा। इकोनॉमिकली जब ये इकोनॉमिकली इनकी हेल्प कर रहा है, पैसा जो बेसिकली फ्रांस के जो पास पैसा है वो सारा पैसा कहाँ चले जाएगा, यूएसए में यूज़ कर रहा है ये। इससे क्या होगा, लुई 16 जो होगा ये डेप्ट के अंदर, कर्जे के अंदर आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेट 2 बिलियन लिवरीज क्या था, ये बेसिकली फ्रांस की करेंसी है। 2 बिलियन लिवरीज का जो इस पर डेप्ट हो चुका था। इस डेप्ट को हटाने के लिए, इस डेप्ट को चुकाने के लिए लुई 16 ने क्या करना शुरू कर दिया, लुई 16 ने बेसिकली क्या करना शुरू कर दिया कि आम जनता जो है, ये फार्मर्स, पीजेंट, शॉपकीपर, छोटे छोटे जितने भी लोग आम जनता लोग हैं, इनसे टैक्स लेना शुरू कर दिया। इनसे जो टैक्स है वो अब हाई टैक्स लिया जा रहा है। अब जब इनसे हाई टैक्स लिया जा रहा है तो ये लोग जो हैं, ये लोग तो परेशान हो जाएंगे, पीजेंट लोग। भाई हमारी जो मेहनत है उस पर हम टैक्स ऑलरेडी पे कर रहे हैं, बट एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ रहा है अब हमें। किसको? किंग को। क्यों? क्योंकि किंग यहाँ से यूएसए की हेल्प कर रहा है। इस चीज़ को देखते हुए जो आम जनता थी ये बड़ी परेशान हो चुकी थी। तो इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, अपने राज्य के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। और वो डेट थी 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। ये चीज़ हो गया। कहते स्टार्टिंग से ही हमने ये चीज़ देखा हुआ है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे, फ्रेंच रेवोल्यूशनरी मतलब वो जो लोग पार्टिसिपेट किया करते थे इसमें, उन्होंने अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें अपनाई यहाँ पे, जिससे क्या हो, पूरे फ्रांस के अंदर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बन जाए आम जनता के बीच में। हम जो आम पीपल है इनके बीच में क्या हो जाए, एक कनेक्टिविटी बन जाए, हम एक इकट्ठे से काम करें, यूनिटी से काम करें। तो इसी बीच 2-3 आइडियाज हमारे सामने निकल के आए। एक आइडिया निकल के आया ला पैट्री का, और एक आइडिया निकल के आया ला सिटायोन का। लॉ पैट्री मतलब द फादरलैंड, ला सिटायोन मतलब द सिटीजन। यहाँ पे ये चीज़ कोशिश की जा रही है कि फ्रांस के अंदर ये चीज़ें लाई जाएं। भाई देखिए, ये जो ज़मीनें हैं, ये जो चीज़ें जहाँ पे हम रहते हैं, ये हमारे फोर फादर्स की हैं, हम यहाँ पे चलते आ रहे हैं। इसलिए बोला गया हुआ है कि लॉ पैट्री, कि अब हम यहाँ से नहीं जाने वाले कहीं पे भी, हमें यहाँ पे रहना है और हमने अपने हक के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी। और सिटायोन मतलब कि हम यहाँ के सिटीजन हैं। और इन्होंने बोला भाई हमें इक्वल राइट्स एंजॉय करने हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो इन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इन्होंने। अगर आपको आइडिया होगा, अगर मैं बता दूं, यहाँ पे 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। यहाँ पे लोगों की डिमांड थी भाई हमें इक्वलिटी चाहिए, हमें फ्रेटर्निटी चाहिए, हमें बेसिकली लिबर्टी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, 1791 से लेके 1792 में इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रेडी कर दी। एक ऐसी मोनार्की जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेगी, ऐसी मोनार्की यहाँ पे क्रिएट कर दी। और कभी भी किंग कौन है, लुई 16 ही इनका किंग रहेगा। और बट लुई 16 अब क्या करेगा, अब एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेगा, ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया इन्होंने। जब ये नेशनलिज्म की जो भावना या फिर फ्रांस के रेवोल्यूशन के यहाँ पे जो लोग हैं ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, फ्रांस का एक नया फ्लैग क्रिएट कर दिया जो कि ट्राई कलर का था, 3 कलर का था। The Estate General was elected by the body of the active citizens and renamed the National Assembly। अगर आपको आइडिया होगा एक्टिव सिटीजन्स कौन होते हैं और पैसिव सिटीजन्स कौन होते हैं। एक्टिव सिटीजन्स वो सिटीजन्स होते हैं जिनको राइट टू वोट का अधिकार था, राइट टू वोट का अधिकार। और ये किनको राइट टू वोट का अधिकार था, ओनली रिच पीपल को राइट टू वोट का अधिकार था। तो एस्टेट जनरल बेसिकली इलेक्ट किए गए किनके द्वारा, एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा। और नेशनल असेंबली को रीनेम कर दिया गया। न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, ओथ टेकन, मैट्रियस कमोरेटेड। नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, नए नए आइडियाज क्रिएट किए जा रहे हैं यहाँ पे नेशन के नाम पे। तो यहाँ पे ये भी चीज़ बोली जा रही है, ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वो लाया जाएगा यहाँ पे, कि बिल्कुल एक सेंटर से काम चलाया जाएगा सारा, वो यहाँ पे लाया जाएगा। और यहाँ पे यूनिफॉर्म लॉज रखे जाएंगे हर एक सिटीजन्स के लिए, कि कोई ये नहीं बोलेगा कि मेरे को थोड़े प्रिविलेजेस मिलने चाहिए। और आपको आइडिया होगा 9th में आपने पढ़ा था 3 एस्टेट्स हुआ करती थी, 3 एस्टेट्स। इसमें सबसे पहली एस्टेट थी जो थी वो उसको बोलते हैं कलर्गी ग्रुप, दूसरा था नोबिलिटी और तीसरा था कॉमन पीपल। इसमें ये जो कलर्गी ग्रुप था और ये जो नोबिलिटी था, इनको प्रिविलेजेस दिया जाते थे। प्रिविलेजेस किस चीज़ के प्रिविलेजेस है, कि इनको कोई भी नो टैक्स पे करना है, इनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। बट जो कॉमन पीपल है, थर्ड एस्टेट है, इसको ही सारा टैक्स पे करना है, जितना भी टैक्स होगा सब इसको पे करना है। तो यहाँ पे लोगों ने बोला भाई हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे यूनिफॉर्म लॉज चाहिए। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड। कस्टम ड्यूटीज मतलब टैक्स पे, जो भी टैक्स होता है उस सबको यहाँ पे खत्म कर दिया गया।
एबॉलिश कर दिया गया और यहाँ पे वेट को लेके, मेजरमेंट को लेके एक कॉमन सिस्टम लाया गया। फॉर एग्जांपल आप ये पूरे यूरोप के अंदर हैं या फिर फ्रांस ही बोल सकते हैं। यहाँ पे कुछ पार्ट में लोकल डायनेस्टी होगी, इस पार्ट में लोकल डायनेस्टी होगी, इस पार्ट में लोकल डायनेस्टी होगी। हर एक डायनेस्टी के मेजरमेंट के तरीके अलग अलग थे। ये फॉर एग्जांपल ये 1 kg को बोलता है ये 980 ग्राम्स, यहाँ पे 1 kg को बोलते हैं 970 ग्राम्स, यहाँ पे 1 kg को बोलते हैं 1000 ग्राम्स। तो बेसिकली जब फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रांस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन रेडी किया जा रहा है, इन्होंने बोला ये वेटिंग सिस्टम एक जैसे होने चाहिए, ये मेजरमेंट सिस्टम एक जैसे होने चाहिए। एज इट स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस इज बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। अब जो भी रीजनल डायलेक्ट्स बनाए गए, श्लोक टाइप रहते हैं या फिर जो भी स्लोगन टाइप रहते हैं, डायलेक्ट्स जो भी रहते हैं, वो डिस्करेज, उसको मना किया गया कि रीजनल एक रिलीजन को लेके नहीं किया जाएगा। फ्रांस के अंदर जो भी चीज़ बोली जाएगी वो पेरिस में बोली जाएगी, मतलब पेरिस लैंग्वेज बोली जाएगी। और इसी तरीके से एक कॉमन लैंग्वेज बन गई हमारे पूरे नेशन की, मतलब फ्रांस की जो पेरिस लैंग्वेज है वो नेशन की लैंग्वेज बन गई। रेवोल्यूशनरीज थे जो फ्रांस की जो क्रांति में पार्टिसिपेट कर रहे थे, इन्होंने फर्दर डिक्लेयर किया इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ द यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म इन द वर्ल्ड ऑफ द यूरोप एंड बिकम नेशंस। इन्होंने बोला कि फ्रांस के अब ये हमारा मिशन बन चुका है भाई, ये फ्रांस की डेस्टिनी है, फ्रांस की किस्मत है कि हम क्या करने वाले हैं, फ्रांस के जो नेशन को यहाँ पे पीपल ऑफ द यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म, कि जो ये यहाँ के जो फ्रांस के लोग हैं इनके साथ जो भी अत्याचार हो रहा है इसको यहाँ से ख़त्म किया जाएगा। और बेसिकली धीरे धीरे करके यूरोप के जितने भी नेशंस हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, सबको एक नेशन स्टेट बनाया जाएगा। नेशन स्टेट मतलब पर्टिकुलरली उनका एक बाउंड्री होनी चाहिए, प्रॉपर बाउंड्री हो जाए, प्रॉपरली वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो, एक इस तरीके से एक नेशन क्रिएट किया जाएगा पूरे यूरोप का। कहते जब ये इवेंट फ्रांस में चल रहा था, फ्रांस के अंदर इस तरीके से जो ये डिमांड्स उठ रही थी, ये जो डिमांड थी धीरे धीरे यूरोप के अलग अलग हिस्सों में भी जाना शुरू कर दिया। अगर मैं रफली यहाँ पे एक छोटा सा मैप ड्रॉ करता हूँ, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से ये जो फ्रांस आता है यहाँ पे इटली बन जाता है इस तरीके से, यहाँ से बेसिकली ये इटली बन जाता है और यहाँ पे डेनमार्क आ जाएगा ऐसे, यहाँ से बेसिकली क्या आ जाता है ये यूके बन जाता है। ये जो पार्ट है ये आ गया पुर्तगाल, ये आ गया स्पेन और ये आ गया फ्रांस। फ्रांस के अंदर अभी रेवोल्यूशन चल रहा है, फ्रांस के अंदर से लोग सब कुछ कर रहे हैं। हम देखेंगे फ्रांस के अंदर से कैसे कैसे ये पार्ट जर्मनी में चला गया, फ्रांस के अंदर से कैसे ये इटली में चला गया और फ्रांस से होता होता कैसे रशिया में चला गया सब कुछ, और फ्रांस से इस हिस्से में भी आएगा, यूके में भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा। मतलब फ्रांस ही मेन पॉइंट बन गया जहाँ से क्या हो रहा है, सब चीज़ों की शुरुआत हो रही है। कहते जब ये इवेंट फ्रांस में चल रहे थे, यूरोप के अदर हिस्सों में भी ये चीज़ें पहुंचना शुरू हो गई। समय के साथ सोशल मीडिया तो उस समय था नहीं, बट मैगजीन्स, थ्रू बुक्स, थ्रू प्रिंट कल्चर, ये सब चीज़ें आगे आगे कमोरेट हो रही हैं। उस समय वहाँ के जो स्टूडेंट थे या फिर और कोई भी एजुकेटेड मेंबर, कौन, मिडिल क्लासेस के, इन्होंने जैकोबिन क्लब सेट कर दिए। अब ये क्या चीज़ होती है आपको बता दूँ, यहाँ पे बेसिकली जैकोब एक बेसिकली सेंट जैकोब करके एक चर्च है वहाँ पे, तो सेंट जैकोब में बेसिकली इन्होंने क्या करना शुरू कर दी, मीटिंग करना शुरू कर दी। इसलिए इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, जैकोबियन क्लब्स बोलते हैं। अगर आपको इसके बारे में और स्टडी करनी है, 9th के एनसीईआरटी में इसके बारे में और डिटेल में दिया गया होगा, आप वहाँ से देख सकते हो। जैकोबियन क्लब्स मोस्टली, जैकोबियन क्लब में कौन थे, मिडिल क्लासेस थे, मिडिल क्लासेस, बट कौन, एजुकेटेड लोग। मिडिल क्लास में क्या होते हैं, स्मॉल पीपल्स भी आते हैं, मतलब इसमें स्मॉल पीपल भी इंक्लूड थे इस जैकोबिन क्लब में। इनकी जो एक्टिविटीज़ थी, इनके जो कंपेगन्स थे, ये इस तरीके से बनाए जा रहे थे कि जैसे फ्रांस के अंदर से जो सिस्टम क्रिएट हुआ था, फ्रांस के अंदर जो क्रांति क्रिएट हुई थी, ये धीरे धीरे हॉलैंड में चली गई, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में, इटली में चली गई 70s 90s के आते आते ही। विद इन 6 to 7 मंथ के अंदर अंदर ये जो जैकोबिन क्लब था, ये बेसिकली अब क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे पूरे देशों में घूम रहा है यहाँ पे। मतलब जैकोबिन क्लब की जो शुरुआत है वो और देशों में भी बनना शुरू हो चुकी है। जैसे इस रेवोल्यूशन हुआ, फ्रांस की जो आर्मी थी, इसने बेसिकली नेशनलिज्म का जो आइडिया था, अब ये फ्रांस से बाहर जाने के लिए शुरुआत कर दिया कि जो नेशनलिज्म है ये फ्रांस से भी अब बाहर जाना चाहिए। धीरे धीरे हम देखेंगे इटली में चला जाएगा, धीरे धीरे हम देखेंगे जर्मनी में बेसिकली बहुत फेमस हो जाएगा। इस तरीके से हम देखते हैं
अगर आप ये चर्च यहाँ पे बेसिकली एक फ़ोटो देखोगे यहाँ पे, ये बेसिकली एक बेस्टाइल का फ़ोटो बनाया है यहाँ पे। अब बेस्टाइल क्या है, अगर आपको आइडिया नहीं है मैं समझा दूंगा आपको। ये बेस्टाइल की बेसिकली एक चर्च बनाई है यहाँ पे। यहाँ पे क्या बनाया है, यहाँ पे सिर्फ ये धुआं 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 करके बनाया हुआ है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग भी खड़े हैं यहाँ पे। कुछ ये लोगों ने क्या किया, बेस्टाइल पे अटैक कर रहे हैं यहाँ पे, और बेस्टाइल को तोड़ के कुछ इन्होंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। अब ये बेस्टाइल का सिस्टम है क्या, मैं समझा दूं आपको। अगर आपको पता होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत क्यों हुई थी, एक तो रीज़न पढ़ लिया कि प्राइसेस हाई हो चुके थे, टैक्सेस बड़े ज़्यादा लिए जा रहे थे। एक चीज़ और भी थी कि फ्रांस के अंदर एक र्यूमर्स फैलाए जा रहे थे, र्यूमर्स। अब ये र्यूमर्स किस चीज़ के फैलाए जा रहे थे, र्यूमर्स ये फैलाए जा रहे थे कि जो लुईस 16 करके है, ये जो किंग है, किंग बेसिकली क्या करने वाला है, किंग अपनी आर्मी को भेजने वाला है। आर्मी, ये इसकी आर्मी बन गई। किंग अपनी आर्मी को भेजने वाला है एक लोकल लोगों पे, जो आम जनता है, कॉमन पीपल है, इस पे भेजने वाला है और इन पे अटैक करवाने वाला है। ये आर्मी है, ये आगे कॉमन पीपल, कॉमन मैन। तो ये र्यूमर्स फैला जा रहे हैं कि लुई 16 ये करने वाला है, आर्मी को भेज रहा है और आम जनता को जो है ये मरवा देगा, मार देगा इनको। जब ये खबर जो है ये आम जनता तक पहुंची, कॉमन पीपल तक पहुंची, तो कॉमन पीपल ने ये डिसाइड किया भाई हम ये चीज़ नहीं होने देंगे। आम जनता ने बेसिकली क्या किया, कॉमन पीपल इकट्ठा हो गया पूरा, और ये एक्ट कर रहा है एज ए आर्मी कि हम आर्मी के एज ए एक्ट करेंगे। इन्होंने बेसिकली क्या किया, इन्होंने डिसाइड किया भाई देखो, एक बेसिकली यहाँ पे ना प्रिजन हुआ करती थी फ्रांस के अंदर, जहाँ पे बेसिकली प्रिजन किसको बोलते हैं, जेल को बोलते हैं। इन्होंने बोला भाई ये जो प्रिजन है, प्रिजन का नाम क्या था, बेस्टाइल। ये जो बेस्टाइल प्रिजन है ये तो किंग ने बनाई हुई है, लुई 16 ने बनाई है। अगर हम इस पे जाके अटैक कर दें तो कहीं ना कहीं किंग जो है वो एक टाइप से डिफीट हो जाएगा, क्योंकि हमने इस पे अटैक कर दिया, किंग के होते हुए हमने बेस्टाइल पे अटैक किया। और ये आम जनता के मन में ये भी चीज़ थी भाई इस जो प्रिजन है, ये जो बेस्टाइल प्रिजन है, इसके अंदर बहुत से लोग होंगे जिनको बंदी बना के रखा हुआ है, इनको हम छुड़वा लेंगे। तो इन लोगों ने बेसिकली इस बेस्टाइल चर्च पे अटैक करना शुरू कर दिया, और यही फोटो दिखाया हुआ है। जब इसे अटैक किया, इसका जो कमांडर था इस चर्च का, वो मारा गया। वहां पे कमांडर मारा गया। यहाँ पे जब कमांडर मारा गया, लोग खुश हो गए कि हमने कमांडर को मार दिया है। अंदर से जो प्रिजन जो है उनको बाहर निकाला गया। अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ 7 प्रिजन थे और कुछ भी नहीं था यहाँ पे। तो ये यहाँ पे बेस्टाइल का फोटो दिखाया हुआ है कि इस तरीके से क्या हुआ है, बेस्टाइल पे अटैक हुआ था, बेस्टाइल प्रिजन पे अटैक हुआ था। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, फ्रांस के अंदर क्या चल रहा है, कैसे सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है। उसी वे में यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक फ्रांस का बेसिकली मैप बनाया हुआ है यहाँ पे, यूरोप का बेसिकली। अब देखो यहाँ पे ये जो फ्रांस की फोटो बनाई है, यहाँ पे फ्रांस की बाउंड्री बनाई है, ये स्पेन बनाया है, ये पुर्तगाल बनाया है। अगर आप आज के समय में देखोगे, ये फ्रांस इतना बड़ा बेसिकली कवर होता है, जर्मनी बन जाता है ये पार्ट, अगर आप देखोगे आज के समय में। बट उस समय देखिए इसके अंदर कितनी कंट्रीज है, नीदरलैंड्स, हैबोवर, प्रशिया, ब्रेविया, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया पार्ट है बीच में। ये सब पार्ट उस समय कवर होता था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आगे भी हम पढ़ने वाले हैं इसको, ओटोमन एम्पायर को। तो ये कुछ मैप दिखाए यहाँ पे। तो कहते हैं कुछ क्या हो गया यहाँ पे, ऐसा क्या सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। कहता है विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर द कंट्रोल, नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मेनी ऑफ द रिफॉर्म्स दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन फ्रांस। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, नेपोलियन। अगर मैं आपको नेपोलियन के बारे में बता दूं, यहाँ पे नेपोलियन बेसिकली क्या, कौन था बेसिकली नेपोलियन। नेपोलियन के बारे में आपने सुना भी होगा, बट आपको थोड़ा कम आइडिया होगा। अगर मैं एक टाइमलाइन रेडी करता हूँ यहाँ पे, हमें पता है 1789 में क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। 1791 में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्रिएट हुई फ्रांस के अंदर। 1793 से लेके 1794 तक यहाँ पे रॉबस्पायर था, अगर आपको पता होगा, रिन ऑफ टेरर, ये पार्ट था यहाँ पे। बेसिकली जब फ्रांस की क्रांति हुई, ये फ्रांस की किंग की जो आर्मी थी उसके अंदर एक कमांडर था, एक लीड कमांडर बोल सकते हो, जिसका नाम था नेपोलियन। अभी इतना पावरफुल नहीं था, बट समय के साथ साथ ही थोड़ा पावरफुल होता रहा, पावर गेन करता रहा। 1795 के आते आते ये बेसिकली ब्रिगेडियर बन चुका था आर्मी का। आर्मी में ये ब्रिगेडियर बन गया कौन, नेपोलियन। 1797 में
1797 के आते आते इस नेपोलियन ने इटली पे अटैक कर दिया था। इटली पे इन्वेड किया इसने, इटली पे अटैक किया। जब इटली पे इसने अटैक किया तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी होगी इसकी, नेपोलियन की। भाई नेपोलियन ने इटली पे अटैक कर दिया है, नेपोलियन कितना अच्छा पर्सन है, फ्रांस को और टेरिटरी को एक्सपेंड कर रहा है। इसी तरीके से क्या हुआ, नेपोलियन की पावर राइज कर रही है और अप्रॉक्सीमेट 1800 के आते आते ये नेपोलियन क्या बन गया, फ्रांस का किंग बन गया। लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया भी जो किंग कैसा हो हमारा, फ्रांस नेपोलियन जैसा किंग हो, क्योंकि ये सब काम कर रहा है, लोगों की जो डिमांड है वो पूरी करने की कोशिश कर रहा है ये। इसी तरीके से नेपोलियन किंग बन गया तो इसने कुछ यहाँ पे काम किया। इसने लोगों को बोला भी देखो, इसने एक सिविल कोड लेके आया 1804 में। अभी कुछ कोड थे, कुछ रूल थे। अभी रूल क्या थे, जिसको हम नेपोलियनिक कोड भी बोला करते हैं। इसमें यह बोला गया कि जितने भी प्रिविलेजेस दिए जाते हैं बेस्ड ऑन बर्थ पे, वो ले लिए जाएंगे, वापस ले लिए जाएंगे। मना कर दिया जाएगा कि प्रिविलेजेस बाय बर्थ नहीं होने चाहिए। इसने क्या करना शुरू कर दिया, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, लॉ के सामने जो है वो सब बराबर हैं। इसने ये स्टार्ट कर दिया। इसने यहाँ पे ये भी स्टार्ट कर दिया कि राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार सबके पास होना चाहिए, मतलब घर सबके पास होना चाहिए। जब जैसे इसने ये सब चीज़ें बोली, आपको अगर पता होगा कि फ्रांस के अंदर अप्रॉक्सीमेट 90% जो पॉपुलेशन थी वो पीजेंट ग्रुप था, जिनके पास अपने घर नहीं थे। जब उसने पीजेंट ने नेपोलियन की बातें सुनी कि राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार दिया जा रहा है, इक्वलिटी दी जा रही है, प्रिविलेजेस जो है वो खत्म किए जा रहे हैं, तो यहाँ से आम जनता क्या होगी, बहुत ज़्यादा खुश होगी इस चीज़ को देखते हुए। उन्होंने बोला भाई ठीक है, दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। तो नेपोलियन ने बोला जहाँ जहाँ भी फ्रांस कंट्रोल करता है वहाँ वहाँ ये जो रूल्स हैं ये लगा दिए जाएंगे। उसी तरीके से जैसे डच की बात करते हैं, डच रिपब्लिक हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया। नेपोलियन ने बेसिकली यहाँ पे सीधे बोल दिया भाई ये जो फ्यूडल सिस्टम है इसको खत्म होना चाहिए, खत्म कर दिया जाए, और ये जो सर्फडम है और इनके जो मेनोरियल ड्यूज है इसको खत्म कर देना चाहिए। अभी क्या चीज़ें होती हैं इसको ध्यान से समझ लेना। यूरोप के अंदर क्या आता है, जैसे एक किंग है, यहाँ पे मैं थोड़ा डायग्रामेटिक वे में बताता हूँ आपको। यहाँ पे जो एक किंग है, अब किंग खुद तो रूल करेगा नहीं, किंग के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि फ्रांस के अंदर सब जगह जाए। तो किंग ने अपने बेसिकली क्या रखे हुए हैं, कुछ पर्सन्स हायर करके रखे हुए हैं जो किंग की बातों को संभालेंगे पूरे एक लोकल लेवल पे जा जाके। फॉर एग्जांपल ये हमारा पीएम है और ये सीएम है। अब क्या सीएम थोड़ा ना सबके घर पे जाते हैं काम करने कि चलिए आपको क्या प्रॉब्लम है हम आपको देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो। तो सीएम ने आगे फर्दर यहाँ पे रखे होते, जैसे हमारे यहाँ पे एमएलएज होते हैं, ऐसे इन्होंने कुछ आगे बेसिकली ये वेसल्स होते हैं, इनको वेसल्स बोला करते थे। जो आगे वेसल्स ने आगे पर्सन रखा हुआ था उसको बोलते हैं फ्यूडल लॉर्ड्स। फ्यूडल लॉर्ड्स। अब फ्यूडल लॉर्ड्स के क्या होगा, एक गांव का, जैसे अब मैं फ्यूडल लॉर्ड्स पे आ रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये फ्यूडल लॉर्ड बना दिया। अब एक गांव पे क्या हो रहा है, एक खेत है जहां पे एक फार्मर जो है वो एग्रीकल्चर करता है। अब इस एग्रीकल्चर करने के लिए अपने फ्यूडल लॉर्ड के पास जाएगा, बोलेगा सर मुझे क्या चाहिए, मुझे ₹100 चाहिए और मैं इस खेत पे काम करूंगा और इस पे जो भी रेवेन्यू क्रिएट होगा, जो भी क्रॉप ग्रो होगी वो मैं आपको सेल कर दूंगा आगे, आपका भी फायदा हो जाएगा और मुझे मेरा भी फायदा हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि वो जो क्रॉप है वो इतने अच्छे से ग्रो नहीं हो पाती। अब क्या होगा, अब प्रॉब्लम ये हो जाएगी, अगर वो क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं होगी तो क्या ये जो ₹100 लिए हैं इसने, क्या ये वापस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा वापस। और यहाँ पे इसके ऊपर क्या हो गया, ₹100 100 का क्या हो गया, इसके ऊपर टैक्स हो गया, डेप्ट हो चुका है इसके ऊपर। बट अगले ही साल जब ये पीजेंट दोबारा अपने इसके फ्यूडल लॉर्ड के पास जाएगा, भी सर मुझे पिछली बार नहीं हुआ, इस बार आप दे दीजिए मुझे, इस बार भी इस पे फॉर एग्जाम्पल क्रॉप नहीं ग्रो होगी, ₹100 टैक्स हो जाएगा। बट ये जो फ्यूडल लॉर्ड है ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा देखो भाई इतने की ज़मीन नहीं है आपकी जितना आपने मुझसे पैसा ले लिया हुआ है। ये बोलेगा भाई ये ज़मीन जो है ये अब मेरे नाम हो जाएगी, मेरे नाम नहीं करेगा, ये ज़मीन अपने हक में रख लेगा यहाँ पे। और इस पर्सन को ये बोला जाएगा भाई जब आप इस पैसों को ₹100 ये वाले और ₹100 ये वाले, जब आप ₹200 मुझे दोगे विद इंटरेस्ट, तब आपको ये ज़मीन वापस कर दी जाएगी। अब ये पीजेंट कहाँ जाएगा, इसके पास तो एक ही ज़मीन थी। बट यहाँ पे लैंडलॉर्ड इसको ये भी बोलेगा भाई देखो अगर आपको वो पैसा चुकाना है, कैसे चुकाओगे, आप अपनी ही ज़मीन पे आके रेंट पे काम करो, मैं आपको रेंट पे काम करने के लिए वहाँ पे रखता हूँ, क्योंकि ये जो लैंड है ये तो किंग के पास, ये फ्यूडल लॉर्ड के पास जा चुकी है।
इस सिस्टम को बोलते हैं सर्फडम सिस्टम, कि जब एक पर्सन अपनी ही ज़मीन पे किराए का रेंट पे काम करने पे मजबूर हो जाता है, इसको बोलते हैं सर्फडम सिस्टम। जैसे सर्फडम सिस्टम फ्रांस के अंदर जो चल रहा था, तो नेपोलियन आया, उसने बोला इस सर्फडम सिस्टम को ख़त्म कर देना चाहिए, और जितने भी इनके मैनोरियल ड्यूज़ हैं, वो जो टैक्स इसको पे करना था 200 रुपीज़ प्लस टैक्स, इन सबको ख़त्म कर देना चाहिए। जब ये चीज़ बोली, यहाँ के जो फार्मर लोग थे वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए चीज़ को देखते हुए। शहरों में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। शहरों में जो गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस थी उसको रिमूव कर दिया गया, भाई आप शहरों में घर नहीं बना सकते, ये पहले रूल था, बट नेपोलियन ने बोला नहीं, आप बना सकते हो यहाँ पे। नेपोलियन ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक किया, कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक किया। जब ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक होगा तो इनडायरेक्टली क्या होगा, यहाँ का जो ट्रेड है वो भी अच्छा हो जाएगा। यहाँ के जो पीजेंट हैं, आर्टिशंस हैं, वर्कर्स हैं, या फिर नए नए बिजनेसमैन हैं, इनके लिए भी कुछ ना कुछ यहाँ पे रूल्स लाए जा रहे हैं। बिजनेसमैन चाहे वो स्मॉल स्केल का हो या फिर बड़े स्केल का हो, इन सबके लिए यूनिफॉर्म लॉज लाए गए हैं। यहाँ पे बेसिकली इसने क्या कर दिया, स्टैंडर्ड वेट और मेजरमेंट ले आया है सिस्टम यहाँ पे। नेपोलियन ने बोला भाई देखो, करेंसी एक जैसी होनी चाहिए, कॉमन नेशनल करेंसी होनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें जो नेपोलियन लेके आया है वहाँ पे। बट कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि नेपोलियन कभी हारा ही नहीं, लोग नेपोलियन से दुख नहीं हुए, बहुत परेशान हुए लोग में। कहते आपको पता होगा कि फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी 1721 से लेके 1781 के बीच बीच में 21 मिलियन से 28 मिलियन तक हो चुकी थी, अप्रॉक्सीमेट इतना। जब इतनी पॉपुलेशन राइज कर रही है फ्रांस के अंदर, तो फ्रांस के रिसोर्स भी खत्म होंगे। स्टार्टिंग में क्या हुआ, बहुत जगहों पे क्या हुआ था, बहुत जगहों पे जैसे होलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, लाइक ब्रसल्स हो गया, मेन्स, मिलान, वॉर्सो, ये जगहों के नाम है। यहाँ पे फ्रांस की जो आर्मी सबका वेलकम कर रही है, भाई आइए आप फ्रांस के अंदर एंटर, आपका स्वागत है, वेलकम है आपका। बट कहता है स्टार्टिंग में क्या हुआ, इन्होंने काफ़ी अच्छे से वेलकम किया, बट वो धीरे धीरे हॉस्टिलिटी में कन्वर्ट हो गया। ये सामने क्लियर दिख रहा था भाई ये जो चीज़ें हैं ये अच्छे से काम नहीं कर पा रही, क्योंकि रिसोर्स खत्म हो चुके हैं। जब रिसोर्स खत्म हो रहे हैं फ्रांस के अंदर, तो नेपोलियन ने थोड़ा बहुत टैक्स करना शुरू कर दिया। इसने टैक्सेशन सिस्टम को दोबारा ले आया, टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया, सेंसरशिप क्रिएट कर दी, फोर्स्ड कॉन्सेंट्रेशन इनटू द फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ द यूरोप। और इस तरीके से जो नेपोलियन है ये बोलता है मुझे और एरिया को ऑक्यूपाई करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया अंडर आएगा मेरे, उतनी ज़्यादा एग्रीकल्चर होगी, एग्रीकल्चर ज़्यादा होगी तो फूड ग्रेन अच्छे से हम लोगों को कवर कर पाएंगे। इस तरीके से जो नेपोलियन था वो अपने आप को थोड़ा अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे अगर आप एक फोटो देखोगे, ये फोटो बनाई है, नेपोलियन की फोटो बनाई है। ये यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज़ें हैं। नेपोलियन एक बैग पकड़ा हुआ है यहाँ पे, और इस बैग से कुछ कुछ चीज़ें हैं वो गिर रही हैं यहाँ पे, कुछ कुछ लेटर्स जो हैं वो गिर रहे हैं यहाँ पे। बेसिकली ये जो फोटो बनाई है ये 1813 की फोटो बनाई है। 1830 में क्या हुआ, नेपोलियन बेसिकली लड़ाई कर रहा था, वॉर चल रही थी राइनलैंड को लेके। अगर आपको पता होगा, राइनलैंड क्लास 9th की जो जर्मन ने हिटलर वाला चैप्टर था, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था राइनलैंड वाला लैंड एरिया। तो जब ये नेपोलियन राइनलैंड के लिए लड़ रहा था तो ये हार गया वहाँ पे। अब किससे लड़ रहा था, वहाँ की लोकल किंगडम से अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा था। जब ये राइनलैंड में हारा तो ये काफ़ी निराश हो गया। और यहाँ पे ये बताया गया हुआ है कि ये फोटो 1813 की फोटो बनाई हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो लेप्जिग की लड़ाई थी वो नेपोलियन हार चुका था। लेप्जिग बेसिकली एक एरिया आता है जो राइनलैंड के अंदर आता है, और इससे क्या हुआ, लेप्जिग की लड़ाई जब हारा नेपोलियन, इसने राइनलैंड को जो एरिया था वो अपने हाथों से गंवा दिया, निकल गया इसके हाथों से। इसलिए यहाँ पर फोटो दिखाया हुआ है कि ये फोटो में दिखाने का ये जो लेटर है इसका मतलब ये है कि नेपोलियन कौन कौन सा एरिया जो है वो हार हार के आ रहा है, वो लेटर में लिखा हुआ है यहाँ पे। ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। उसी तरीके से एक डायग्राम आपको यहाँ पे फोटोग्राफ ये भी बनाया हुआ है। ये जो फोटो बनाया है जर्मनी का फोटो बनाया हुआ है। जैसा हमने देखा कि फ्रांस के अंदर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी था, ऐसे फ्रांस जर्मनी के अंदर भी लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, भाई उसने बोला हमारे यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी नहीं है, बट लोगों ने डिसाइड किया ये जो पेड़ है ये हमारी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बना, इसको हम सिंबलाइज करते हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखोगे, यहाँ पे एक पर्सन जो है इसने क्या किया हुआ है, इस पर्सन ने किसी पर्सन को यहाँ पे घुटनों के बल बिठा के रखा हुआ है। यहाँ पे ये यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जा रही है
ये जो जर्मनी के जो मोनार्क हैं वो लोग आम जनता को डोमिनेट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो कॉमन पीपल है वो यहाँ पे इकट्ठा हुआ है कि भाई स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास आने के लिए, क्योंकि ये लोग भी क्या चाहते हैं, ये लोग भी लिबर्टी चाहते हैं, इंडिपेंडेंस चाहते हैं। बट मोनार्की जो है वो ये सब नहीं करने दे रही, और ये इस पेड़ को गिराने की कोशिश की जा रही है ताकि ये पेड़ गिर जाए और मतलब वो जो लिबर्टी का कंसेप्ट है वो खत्म हो जाए। इस तरीके से जर्मनी के अंदर भी ये फोटो क्रिएट किया गया हुआ है। आज हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन कैसे हुआ, हमने वो रीज़न देखा कि रेवोल्यूशन क्यों क्रिएट हुआ, हमने ये देखा कि रेवोल्यूशन से क्या क्या असर हुआ, हमने वो भी चीज़ क्लियर कर दी यहाँ पे। इसके अलावा हमने लास्ट में आते आते हमने देखा कुछ जैकोबिन क्लब्स के बारे में देखा, जैकोबिन क्लब्स क्या होते हैं। इसके बाद यहाँ पे आए जब हम यहाँ पे नेपोलियन के बारे में देखा, नेपोलियन कौन था, कैसे भी पावर पे आया, कैसे सब कुछ हुआ। और लास्ट में आते आते हमने ये देखा कि नेपोलियन जब टैक्स बढ़ाया और लेप्सी की लड़ाई कैसे हार गया। दोस्तों आने वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे एक यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की जो भावना थी वो क्रिएट हो रही थी, ये पढ़ेंगे। इसके पढ़ने के बाद हम देखेंगे एरिस्टोक्रेसी क्या होती है। उसके बाद हम यहाँ पे और भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे और भी टॉपिक्स हैं, वो भी हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। कंप्रहेंसिव स्टडी की जा रही है, लाइन टू लाइन आपको पढ़ाया जा रहा है। कोई भी डाउट क्रिएट होता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, उसको कवर किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी क्वेरीज हैं आपकी, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी कोई भी अपडेट आएगी, कोई भी लेटेस्ट वीडियो आएगी हिस्ट्री को लेके, ज्योग्राफी को लेके, सिविक्स को लेके, आप उसको सबसे पहले देख पाओगे। तो दोस्तों तब तक के लिए देखते रहिए काई क्लासेस।